हेलो एवरीवन। कक्षा 7वीं वाले हमने पिछले वीडियो में हमने संविधान के बारे में पढ़ा, कैसे संविधान सभा की स्थापना हुई, कैसे संविधान का निर्माण हुआ और किन किन सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया। आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषता के बारे में संविधान की संविधान की विशेषताएं क्या है। जो भारत में संविधान बनाया गया, जो भी नियम कानून बनाए गए, संविधान की परिभाषा हमने बनाई थी। क्या थी संविधान की परिभाषा? किसी देश का शासन संचालन जिन नियम और कानूनों के माध्यम से किया जाता है वह उस देश का संविधान कहलाता है। संविधान में कौन कौन से नियम कानून बनाए गए और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संविधान की जो विशेषता थी वह था लिखित और निर्मित संविधान। क्या था? लिखित और निर्मित संविधान। ये क्वेश्चन आपको 10वीं तक काम पर आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। पहले विशेषता क्या थी? लिखित और निर्मित संविधान। इसका मतलब होता है जो हमारे भारत में जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो कैसे थे? लिखित थे, मतलब उसको लिखा गया था और जो सबूत मांगे जाते हैं वो भी लिखित तौर पर मांगे जाते हैं। जैसे गवाही होती है वो भी लिखित तौर पर, अपन कहीं जाते हैं तो हस्ताक्षर मांगे जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? अपना लिखित रूप होता है ना। जो अपना संविधान है वो किसको मानता है? लिखित को, मतलब जो हाथ के द्वारा लिखा गया है वही कथन सही होगा, किसी के द्वारा बोला गया नहीं। ठीक है, तो जो हमारे भारत का संविधान है आपको लिखना है, इसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है 2 लाइन। कैसे लिखोगे? लिखित और निर्मित संविधान। तो भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। ठीक है, भारत में लिखित को, मतलब जो लेख को है वो क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया है, इसलिए भारत में लिखित और निर्मित संविधान है। इसके आगे लिखेंगे इंग्लैंड में जो संविधान है वो कैसा है? लिखित नहीं है। वहां का संविधान कैसा है? अलिखित है। बन जाएगा इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है या इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, और हमारे जो भारत का संविधान है वह कैसा है? लिखित और निर्मित संविधान। दूसरा, व्यापक और विस्तृत संविधान। दूसरी विशेषता है व्यापक और विस्तृत संविधान। तो भारत का संविधान, व्यापक मतलब होता है बड़ा और विस्तार पूर्वक, है ना। तो भारत का संविधान जो है विश्व के सभी देशों से या विश्व के सभी देशों के संविधानों से क्या है? बड़ा है। समझाएगा, भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधान से क्या है? बड़ा है, इसलिए भारत के संविधान को विस्तृत और व्यापक संविधान भी कहा जाता है। समझा लाइन? तो भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधान से बड़ा है, इसलिए भारत के संविधान को विस्तृत या व्यापक संविधान भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता है इसकी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अब बताओ, हमने कल ही बताया था मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे भारत में, ठीक है, प्रत्येक नागरिकों को उनके हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, है ना। नागरिक मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो हमें जीने की, मतलब जीने में सहायता प्रदान करते हैं ना। प्रत्येक नागरिकों को उनकी हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। कौन कौन से अधिकार? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
इसके बाद धार्मिक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का बन जाएगा। समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो अधिकार हैं पिछली वीडियो में बताई थी, वो हमें किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? संविधान के द्वारा मानव हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य वो होते हैं जो हमको क्या करते हैं? जीने के लिए दिशा निर्देश देते हैं ना। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा व्यक्ति को दिए गए दिशा निर्देश क्या कहलाते हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा व्यक्ति को दिए गए दिशा निर्देश क्या कहलाते हैं? मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। कैसे दिशा निर्देश? जैसे हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान क्या करना चाहिए? आदर या सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? मौलिक कर्तव्य। परिभाषा में आएगी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान द्वारा मानव को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ठीक है, या कुछ निश्चित दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। चौथा पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। अब दिया इसमें देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक मतलब संघ है ना, समूह। तो भारत हमारा है, ये क्या है? भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं, 7 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए वर्तमान में ना। तो 29 राज्य, और 29 राज्य में से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य वर्तमान में, और जम्मू कश्मीर पहले 29 थे, तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। ठीक है, तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और जुड़ गए थे, कितने हो गए? 9। ठीक है, तो 9 क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। संघात्मक शासन व्यवस्था, तो भारत राज्यों का एक संघ है और पूरे राज्य की व्यवस्था कौन करता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं ना। तो भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इनका प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है। हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 5वां संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब एक होता है मंत्री परिषद, है ना। यदि देश में कोई भी निर्णय लेना होता है तो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री एक मंत्री परिषद बैठाते हैं जिसमें बहुत से लोगों का समूह रहता है। ठीक है, मंत्री परिषद में लोकसभा, राज्यसभा रहती है, इनका समूह बैठता है आपस में, और जो भी बातें रहती हैं उनकी, जो भी उनको योजना देनी रहती है या जिस मैटर पर बातचीत करना रहता है या शासन में मध्य प्रदेश में क्या करना चाहते हैं? देश की व्यवस्था में कुछ वार्तालाप करने रहते हैं, उस समय क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति मंत्री परिषद पर निहित होती है। समझाएगा, यदि मंत्री परिषद जिस बात पर निर्णय देगी भारत में वैसे ही होगा। ठीक है, भारत में मंत्री परिषद का गठन किया गया है और जो भी बात होती है, जो भी समस्या होती है, उनके मामले कहाँ पे? मंत्री परिषद में भेजे जाते हैं और वो जो निर्णय देती हैं वही क्या होते हैं? मान्य होते हैं। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली का गठन किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति कहाँ पर निहित होती है? मंत्री परिषद पर निहित होती है। बन जाएगा। एक और हमने बताया था, क्या बताया था? कल बताया था हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, है ना।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। कल भी हमने इसका मतलब बताया था आपको कि भारत जो है एक स्वतंत्र देश है। भारत में जो भी कार्य काम किए जाते हैं या जो भी योजनाएं भेजी जाती हैं उसमें भारत की शक्ति ही होती है, मतलब भारत ही उसे संचालित करता है। किसी बाहरी शक्ति का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का मतलब यह है कि भारत में किसी प्रकार की कोई बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये हो गई हमारी संविधान की विशेषता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप चाहें तो नोट्स बना के भी लिख सकते हैं। संविधान की विशेषताएं क्या हैं इनका वर्णन कीजिए। जैसा समझाया है आपको वैसे ही लिखेंगे, वरना याद करने में आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। इसलिए आप जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं आप वैसा ही पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये अध्याय हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट अध्याय अपन अगली वीडियो में करेंगे। ओके।